5 ऐसे नेता जिन्होंने राहुल गांधी से पंगा लिया और राजनीतिक रूप से उनका डाउनफॉल हो गया। आखिर कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 5 पर आते हैं अनिल एंटनी जी। राजनीति में विरासत की चाबी से किस्मत का ताला खोलने की कोशिश जब उल्टी पड़ जाए तो उसका सबसे सटीक उदाहरण है अनिल एंटनी जी। इनके पिता A.K. एंटनी जी कांग्रेस के वो कद्दावर नेता रहे हैं जिनकी बात को सोनिया गांधी जी और पूरा गांधी परिवार कभी नहीं टालता था। A.K. एंटनी जी की छत्र छाया में अनिल एंटनी जी कांग्रेस के डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया सेल के कहता धहता बने बैठे थे। लेकिन जनाब को अचानक लगा कि वे सिर्फ पिता की छाया में नहीं बल्कि अपने दम पर पूरे देश के नए चाणक्य बन सकते हैं। बस फिर क्या था, BBC डॉक्यूमेंट्री के विवाद पर इन्होंने सीधे राहुल गांधी जी की लाइन के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी जी और पार्टी के राष्ट्रीय रुख पर ऐसे तीखे सवाल दागे जैसे विपक्ष का कोई कट्टर प्रवक्ता बोल रहा हो। पार्टी में जब इस पर बवाल मचा और इनसे जवाब मांगा गया तो इन्होंने तुरंत इस्तीफा फेंकते हुए राहुल गांधी जी के पूरे सिस्टम को चाटुकारों की टोली करार दे दिया। लेकिन क्या पिता की 50 साल की तपस्या और रसूख बेटे को 5 मिनट में बड़ा जननेता बना पाई? कहानी का असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। अनिल एंटनी जी ने सोचा कि जैसे ही वे कांग्रेस को लात मारेंगे, विरोधी खेमा उन्हें सिर आंखों पर बिठा लेगा और वे रातों रात दक्षिण भारत के नए राजनीतिक खेबनहार बन जाएंगे। वे तुरंत भगवा दल में शामिल हो गए और पार्टी ने भी उन्हें हाथों हाथ लेते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में केरल की पथनमथिट्टा सीट से चुनावी अखाड़े में उतार दिया। चुनाव प्रचार के दौरान इनके सगे पिता A.K. एंटनी जी ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरे के सामने कह दिया कि उनका बेटा चुनाव हारना चाहिए क्योंकि उसने विचारधारा से गद्दारी की है। जब अपने ही घर से ऐसा राजनीतिक फतवा जारी हो जाए तो फिर आम जनता से जीत की क्या उम्मीद की जा सकती है। नतीजों के दिन अनिल एंटनी जी तीसरे नंबर पर लुढ़क गए और उनकी जमानत तक जब्त होने की नौबत आ गई। आज हालत यह है कि वे ना तो केरल की जमीनी राजनीति में अपने कोई पकड़ बना पाए हैं और ना ही राष्ट्रीय स्तर पर कोई ठोस पहचान बची है। दिल्ली के टीवी स्टूडियो में बैठकर डिबेट करने के अलावा उनके पास कोई जमीनी जनाधार नहीं बचा है। इसे कहते हैं 24 जी चले तो 26 जी बने और सीधे तीसरे नंबर पर आगे रही। नंबर 4 पर आते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। अपनी शेरो शायरी, मीठी जुबान और संभल के कल्की धाम के सहारे राजनीति करने वाले प्रमोद कृष्णम जी कभी प्रियंका गांधी जी के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में गिने जाते थे। राहुल गांधी जी के इर्द गिर्द भी इनका खूब उठना बैठना था और पार्टी में इनकी तूती बोलती थी। लेकिन आचार्य जी के अंदर का राजनेता अचानक से धर्म और सत्ता के नए समीकरण साधने के चक्कर में राहुल गांधी जी से ही सीधी टक्कर ले बैठा। जब कांग्रेस आलाकमान ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ठुकराया तो आचार्य जी ने सीधे राहुल गांधी जी की राजनीतिक समझ पर सार्वजनिक मंचों से सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने खुलेआम बयान दागने शुरू कर दिए कि राहुल गांधी जी के आसपास वामपंथी सलाहकारों का कब्जा हो चुका है और यह मंडली पार्टी को पूरी तरह रसातल में ले जाकर ही दम लेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेता को सार्वजनिक रूप से ज्ञान देने और चुनौती देने का हश्र क्या हुआ। कहानी का क्लाइमैक्स बेहद दिलचस्प है। कांग्रेस ने एक झटके में अनुशासनहीनता का डंडा चलाया और प्रमोद कृष्णम जी को 6 साल के लिए पार्टी से दूध की मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। आचार्य जी को शायद यह मुगालता था कि कांग्रेस से बाहर होते ही उनके लिए सत्ता के गलियारे में लाल कालीन बिछा दिया जाएगा और उन्हें सीधे राज्यसभा या किसी बड़े मंत्रालय का तोहफा मिलेगा। वे कल्की धाम के शिलान्यास में बड़े बड़े दिग्गजों को बुलाकर अपनी ताकत दिखाते रहे, कसीदे पढ़ते रहे, लेकिन चुनावी राजनीति में उनका कद 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। आज स्थिति यह है कि वो ना तो कांग्रेस के रहे, ना ही किसी दूसरी पार्टी ने उन्हें कोई ठोस सांगठनिक या चुनावी जिम्मेदारी दी। वे केवल टीवी चैनलों के स्टूडियो में बैठकर राहुल गांधी जी पर तंज कसने और चुनावी विश्लेषक बनने तक सीमित रह गए हैं। इसे कहते हैं माया मिली न राम, हाथ आया केवल बयानों का काम। नंबर 3 पर आते हैं संजय निरुपम जी। मुंबई की राजनीति के इस आक्रामक चेहरे का अंदाज हमेशा से ही तूफानी रहा है। कभी बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना के फायर ब्रांड नेता रहे
संजय निरुपम जी जब कांग्रेस में आए तो राहुल गांधी जी ने उन पर आंख मूंद कर भरोसा जताया। उन्हें मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर आर्थिक राजधानी की पूरी कमान उनके हाथ में सौंप दी गई थी। लेकिन जब राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हद से ज़्यादा बढ़ जाएं तो बगावत की चिंगारी भड़कना तय होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब महाविकास अघाड़ी में सीटों का बंटवारा हो रहा था तो संजय निरुपम जी अपनी मनपसंद मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर अड़ गए। जब यह सीट उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना के खाते में चली गई तो निरुपम जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सीधे राहुल गांधी जी और पार्टी नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व एक बची कुची पार्टी के सामने नतमस्तक हो गया है और पार्टी को चाटू का चला रहे हैं। लेकिन क्या मुंबई के इस पुराने खिलाड़ी का यह दांव सही बैठा या उनका पूरा राजनीतिक गणित ही उल्टा पड़ गया? आगे का घटनाक्रम किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं है। कांग्रेस आलाकमान ने उनके इस बागी तेवर को देखते हुए उन्हें तुरंत निष्कासन का फरमान जारी कर दिया। इसके बाद अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए वे एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना में शामिल हो गए, जो नेता कभी पूरी मुंबई कांग्रेस का बेताज बादशाह हुआ करता था और जिसके एक इशारे पर हजारों कार्यकर्ताओं की फौज सड़कों पर उतर आती थी। वह अब एक क्षेत्रीय दल में सिर्फ एक प्रवक्ता और सामान्य नेता बनकर रह गया है। राष्ट्रीय राजनीति और मीडिया में उनकी जो धमक हुआ करती थी वह पूरी तरह गायब हो चुकी है। जिस सीट के लिए उन्होंने राहुल गांधी जी से पंगा लिया था वहां भी वे अपनी कोई स्वतंत्र राजनीतिक विरासत नहीं बचा पाए। इसे कहते हैं अपनी ही डाली को खुद अपने ही हाथों से कुल्हाड़ी मार देना। नंबर 2 पर आते हैं अशोक तन्वर जी। अगर भारतीय राजनीति में राहुल गांधी जी की सबसे खास युवा ब्रिगेड की बात करें तो अशोक तन्वर जी कभी उस लिस्ट में सबसे ऊपर हुआ करते थे। NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर यूथ कांग्रेस के चीफ और फिर हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तक राहुल गांधी जी ने उन्हें राजनीति की हर वो बुलंदी दी जिसका कोई युवा नेता सिर्फ सपना देख सकता है। लेकिन राजनीति में असली ताकत सिर्फ पद से नहीं बल्कि जमीनी जनाधार और संतुलन से आती है। हरियाणा में जब उनका टकराव भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जैसे पुराने और मजे हुए छत्रप से हुआ तो तन्मय जी अपनी जमीन नहीं संभाल पाए। जब राहुल गांधी जी ने राज्य के चुनावी समीकरणों को देखते हुए हुड्डा जी को कमान सौंपी तो तन्मय जी का गुस्सा बेकाबू हो गया। उन्होंने सीधे दिल्ली के में 10 जनपद के बाहर अपने समर्थकों के साथ तंबू गाड़ कर धरना दे दिया और राहुल गांधी जी पर खुलेआम टिकट बेचने और युवाओं का करियर बर्बाद करने का सनसनीखेज आरोप लगा दिया। रुकिए, अगर आपको लगता है कि पार्टी छोड़ने के बाद इनका सियासी सफर संवर गया तो आप बिल्कुल गलत हैं। असली रोलर कोस्टर तो अब शुरू होता है। कांग्रेस छोड़ने के बाद अशोक तन्वर जी ने पहले अपना मोर्चा बनाया, फिर वे ममता बनर्जी जी के TMC में गए, वहां बात नहीं बनी तो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की झाड़ू थाम ली, फिर वहां से पलटी मारकर सीधे भाजपा के खेमे में चले गए। लगातार पार्टियां बदलने के कारण वे राजनीति के दल बदल एक्सप्रेस कहलवाने लगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें सिरसा से मैदान में उतारा, लेकिन जनता ने उन्हें भारी मतों से हरा दिया। इसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी कुछ घंटों में उन्होंने फिर ऐतिहासिक पलटी मारी और दोबारा उसी हुड्डा जी के मंच पर जाकर खड़े हो गए जिनके खिलाफ कभी कसम खाई थी। आज तन्मय जी की हालत यह है कि वे अपनी राजनीतिक साख पूरी तरह गंवा चुके हैं और किसी भी दल का कार्यकर्ता उन पर भरोसा करने को तैयार बिल्कुल नहीं है। नंबर 1 पर आते हैं गुलाम नबी आज़ाद जी। भारतीय राजनीति में 5 दशकों तक सत्ता के सबसे ऊंचे शिखरों पर राज करने वाले गुलाम नबी आज़ाद जी का नाम इस फहरिस्त में सबसे बड़ा है। इंदिरा गांधी जी के दौर से लेकर संजय गांधी जी, राजीव गांधी जी, PV नरसिम्हा राव जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार तक आज़ाद जी हमेशा सत्ता के केंद्र में रहे। उन्हें कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा संकट मोचन और चाणक्य माना जाता था। लेकिन 2014 के बाद जब कांग्रेस लगातार चुनावी झटके झेल रही थी और राहुल गांधी जी ने संगठन के तौर तरीकों को बदलने की कोशिश की तो पुरानी दिग्गजों की जमीन खिसकने लगी। आज़ाद जी ने असंतुष्ट नेताओं का G23 गुट तैयार किया और सीधे सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिखकर बगावत का झंडा उठा लिया। जब उनकी शर्तें नहीं मानी गई तो उन्होंने 5 पन्नों का एक बेहद तीखा, कड़वा और विस्फोटक इस्तीफा भेज दिया।
इस इस्तीफे में उन्होंने राहुल गांधी जी पर सीधे व्यक्तिगत प्रहार किए और लिखा कि राहुल गांधी जी में अपरिपक्वता और बचपना भरा हुआ है। उन्होंने पूरे पार्टी सिस्टम को बर्बाद कर दिया है और अब पार्टी के तमाम बड़े फैसले उनके पीए और सुरक्षा गार्ड लेते हैं। अब सवाल उठता है, जिस गद्दावर नेता ने 50 सालों तक दिल्ली के गलियारों में हुकूमत चलाई, उसका राहुल गांधी जी से खुला पंगा लेने के बाद क्या अंजाम हुआ। आज़ाद जी ने बड़े तामझाम के साथ अपनी नई पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी बनाई और दावा किया कि जम्मू कश्मीर की जनता उनके पीछे खड़ी है। लेकिन जब 2024 के लोकसभा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए तो आज़ाद जी का पूरा राजनीतिक किला ढह गया। उनकी पार्टी के लगभग सभी उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गईं और खुद आज़ाद जी चुनावी मैदान में उतरने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। जो नेता कभी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने बैठकर नीतियां तय करता था, आज वह अपने ही गृह राज्य में एक वार्ड स्तर का प्रभाव दिखाने के लिए तरस रहा है। राजनीति के इस सबसे बड़े खिलाड़ी का हाल यह हुआ कि ना खुदा ही मिला, ना पिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।